11 अप्रैल 1992 की रात अमेरिका के टेक्सास में एक हाईवे पर बिल डेविडसन की ड्यूटी थी। बिल पुलिस में थे और उस रात उन्हें वहां से गुजर रही गाड़ियों को चेक करना था। तभी वहां एक टूटी हेडलाइट वाली गाड़ी आकर रुकती है। डेविडसन इशारे से गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए कहते हैं। शीशा नीचे होता है, लेकिन अंदर से एक बंदूक निकलती है और गोली चलने की आवाज़ के साथ बिल डेविडसन ज़मीन पर गिर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उन्हें इलाज होता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद गाड़ी का ड्राइवर कहीं से पकड़ में आता है, 19 बरस का रेनल्ड रे हावर्ड। पुलिस को उसकी गाड़ी भी मिलती है, जिसमें रैपर टुपाक शकूर की टुकपलिप्स नाव की कैसेट मिलती है। बाद में खुलासा होता है कि जिस समय हावर्ड ने बिल को गोली मारी, उस समय गाड़ी में इसी एल्बम का सोल्जर स्टोरी गाना बज रहा था। इस गाने की कहानी एक काले शख्स की डेली स्ट्रगल के बारे में थी, जिसे पुलिस वाले केवल उसके रंग और पहचान की वजह से हैरेस करते थे। जब यह बात बाहर आई तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। बिल डेविडसन की पत्नी लिंडा डेविडसन ने टुपाक और उनकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया। उनका इल्ज़ाम था कि अगर टुपाक ने पुलिस वालों के खिलाफ ऐसे गाने नहीं लिखे होते तो शायद उनके पति जिंदा होते। आने वाले कुछ महीनों में यह मुद्दा और भी बड़ा हुआ। सितंबर 1992 में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डैन क्वेल ने तो ये भी कहा कि टुपाक के उस एल्बम को मार्केट से हटा देना चाहिए। जब अमेरिकी राजनीति में सब चल रहा था, तब टुपाक की उम्र 20-21 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में एक लड़के को इतनी प्रसिद्धि मिल गई थी, नेशनल डिबेट का वो हिस्सा था। टुपाक ने बार बार कहा कि उनके गाने लोगों को हिंसा के लिए भड़काते नहीं हैं, वो बस काले लोगों के साथ हुए सिस्टमैटिक इनजस्टिस के खिलाफ हैं, नस्ल भेद को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के गाने बनाते हैं। ये सब हो जाने के बाद जब गाड़ी के ड्राइवर रोनाल्ड रे हावर्ड की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि हावर्ड उस रात कोकेन और गांजे के नशे में था। इसलिए पुलिस ने उसे आरोपी माना और सज़ा भी सुनाई। ये पहली बार नहीं था जब टुपाक का म्यूजिक विवाद में घिरा हो। इससे पहले भी टुपाक पर इस तरह के इल्ज़ाम लग चुके थे, लेकिन टुपाक ने हमेशा बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी कि मैंने हिंसा का आह्वान कभी नहीं किया। अपने करियर के अधिकांश हिस्से में टुपाक इसी तरह के इल्ज़ाम झेलते रहे। कहते थे कि मैं बस काले लोगों की आपबीती सुनाता हूँ, हिंसा का आह्वान नहीं करता। बिल के कत्ल के 3 बरस बाद टुपाक का भी कत्ल हो गया। 25 साल की उम्र में टुपाक को मार दिया गया। इस हत्या की जांच पुलिस ने शुरू की तो पहले कहा गया कि यह गैंगवॉर का मसला है। जिस व्यक्ति पर पुलिस को सबसे ज़्यादा शक था, खुद उसकी हत्या टुपाक के जाने के 2 ही बरस बाद हो गई, इसलिए पुलिस ने मामला कर दिया क्लोज। फिर 2019 में डुआन कैफिडी डेविस नाम के एक शख्स ने कॉम्पटन स्ट्रीट लेजेंड नाम की एक किताब पब्लिश की। इस किताब में डेविस दावा करता है कि जिस रात टुपाक का कत्ल हुआ वो वहीं मौजूद था। किताब में ये दावा भी मिलता है कि टुपाक पर जिस गाड़ी के अंदर से गोलियां चलाई गईं, डेविस उस गाड़ी के भीतर मौजूद था। अब ये जो बात हम आपको बता रहे हैं सिर्फ किताब में किए गए दावों पर नहीं है आधारित। 2016 से कई इंटरव्यूज़ में खुद डेविस ने इस तरह के दावे किए थे कि मैं गाड़ी में बैठा था जिससे टुपाक की गाड़ी पर फायर हुआ था। इसलिए साल 2023 में टुपाक की हत्या का मामला एक बार फिर खोला गया। 3 बरस से उसकी जांच चल रही है और अब इस केस की पहली हियरिंग हुई है। इसके चलते 3 दशक बाद टुपाक का नाम फिर से चर्चा में आया है। बात बिल्कुल सच है ये कि टुपाक का नाम अमेरिका में कुछ विवादों में ज़रूर घिरा, लेकिन आज उन्हें चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। ब्लैक आर्ट की गहराई में अक्सर उस दमन को खोजा जाता है जो इस कौम ने पीढ़ियों तक सहा। अतीत की त्रासद स्मृतियाँ और उनसे उपजा दुख। ब्लूज़ में जो कशिश है उसके पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है, इकलौती नहीं है पर यह भी है। इसी तरह मॉडर्न हिप हॉप उस पंक रिजेक्शन से निकला है जिसमें काले लड़कों ने कहा कि जाओ, अगर तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है तो हम क्यों तुम्हारी परवाह करेंगे। घुट घुट के हम बहुत जी लिए हैं, अब हमें अपना गुस्सा बाहर निकालने दो। टुपाक ने इसी एक्सप्रेशन को बोल और आवाज़ दिए, इसलिए उन्हें 20वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन आर्टिस्ट में गिना जाता है, मॉडर्न हिप हॉप के शुरुआती सुपरस्टार्स में से एक। लेकिन टुपाक सिर्फ एक रैप आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो ब्लैक अमेरिका के लिए एक आइकन थे और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की उनकी छवि थी, वैसा उनका असर था। टुपाक ने सामाजिक कुरीतियों पर भी तंज कसे, लोगों को एकजुट किया और फिर इसी से इंस्पायर होकर अमेरिका समेत दुनिया भर में आप देखेंगे कि अभाव से निकलने वाले जो कलाकार हैं, हिप हॉप को ही असहमति की आवाज़ बनाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जितने आर्टिस्ट जानते हैं जो हिप हॉप के ज़रिए सोशल मैसेजिंग के लिए मशहूर हुए होंगे कभी,
वो सब कहीं ना कहीं टुपैक से इंस्पायर हुआ। आप इंडिया में देखिए, डिवाइन, सिद्धू मूसेवाला, MC स्टैन, संभाटा, नेजी, जिनकी लाइफ पर गली बॉय बनी, सब टुपैक से इंस्पायर हुए हैं। आप इनके इंटरव्यूज देखिए, खुद स्वीकार करते हैं कि टुपैक को सुनकर हम बड़े हुए हैं। अब जब इंडिया में इनका असर ऐसा है तो सोचिए यूएस में क्या हाल होगा। टुपैक के बाद ब्लैक रैपर्स का एक पूरा सिलसिला चलता है और आज भी अमेरिकन रैप सीन को ब्लैक से डोमिनेट करते हैं, स्नूप डॉग, डॉक्टर ड्रे और उनके साथी। एक एक्सेप्शन है एमिनेम, और जैसा हमने कहा वो एक्सेप्शन ही है। लेकिन टुपैक की लोकप्रियता सिर्फ कला के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनकी कला राजनैतिक कहलाने वाले मुद्दों से बिल्कुल नहीं कतराती थी, बल्कि कमाल की मुखरता से उन्हें उठाती थी। इतनी मुखरता से कि सुनने वालों के पास जवाब नहीं होता था। टुपैक ये सब बिल्कुल अकेले नहीं कर रहे थे। NWA के डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब, MC रेन जैसे कलाकार भी ये कर रहे थे, कुछ टुपैक से पहले हुए, कुछ उनके बाद। लेकिन टुपैक की चूंकि हत्या हो गई, जीवन असमय समाप्त हो गया, तो उनकी कहानी को अनंत मान लिया गया और इसलिए टुपैक ब्लैक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में वो कल्ट शख्सियत रखते हैं जहां अभी भी ओबामा पहुंच ही रहे हैं। अमेरिका में कई बड़े राजनेता अभी भी टुपैक की बातों का जिक्र अपने भाषण में करते हैं, स्पेशली डेमोक्रेट्स। उनकी एक पंक्ति बड़ी मशहूर है, दे गॉट मनी फॉर वॉर बट कांट फीड द पुअर। हाल ही में ममदानी ने अपने भाषण में टुपैक को याद किया था। लेकिन टुपैक की लेगेसी का ये एक पहलू है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और आर्ट। जैसे टुपैक को एक कल्चरल और पॉलिटिकल आइकन मानने वाले लोग हैं, वैसे ही वो लोग भी हैं जो टुपैक को गैंगस्टर रैप और हिंसा के आह्वान से जोड़कर देखते हैं। गैंगस्टर रैप, जैसे नाम से आपको समझ आ ही रहा होगा, अमेरिका के गैंग कल्चर पर बेस्ड होता था और इसमें चाहे अनचाहे हिंसा का, गन कल्चर का महिमा मंडन हो जाता था। और यही टुपैक और डॉक्टर ड्रे जैसे आर्टिस्ट आपको सिद्धू मूसेवाला के करीब नजर आएंगे। अपने कत्ल से पहले सिद्धू मूसेवाला जिन सवालों का सामना करते थे, वही अमेरिका में टुपैक के साथ आज तक हो रहा है। अमेरिका में एक धड़ा बिल्कुल है जो टुपैक और उनके ट्रेडिशन से आने वाले आर्टिस्ट को देश के लिए खतरा मानता है। मागा के एक धड़े ने 2024 वाले इलेक्शन कैंपेन में ब्लैक रैपर्स की खूब आलोचना की थी, क्योंकि उस चुनाव में ट्रंप के खिलाफ कई गाने बने थे, पर ट्रंप ने आखिरी समय में दांव ही उल्टा कर दिया। उन्होंने ब्लैक रैपर से ही समर्थन लेना शुरू किया और मिशिगन जैसे इलाकों में जहां ब्लैक कम्युनिटी की तादाद बहुत है, वहां ब्लैक रैपर्स ने ट्रंप के स्टेज पर शिरकत की, ट्रंप को समर्थन दिया। करीब 27 बड़े रैपर्स ने उस बरस ट्रंप का समर्थन किया था और ट्रंप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हिप हॉप अमेरिका में खूब सुना जाता है, इसलिए उसके कलाकारों के जरिए वोट लेना फ़ायदेमंद होगा, तो वो इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहे थे। जनवरी 2021 में कुर्सी छोड़ने से पहले उन्होंने रैपर लिल वैन को माफ़ी दे दी थी एक क्रिमिनल केस में। कोडेक ब्लैक की सज़ा कम की थी, अगेन एक क्रिमिनल केस में। और फिर कई रैपर्स को व्हाइट हाउस मिलने भी बुलाया था, इसलिए उन्हें 2024 के चुनाव में ब्लैक कम्युनिटी से भी अच्छे खासे वोट मिल गए। अब जो टुपैक के कत्ल का केस फिर से खुला है, तो फिर एक बार हिप हॉप और अमेरिकी राजनीति पर उसके असर की चर्चा हो रही है। इसलिए राजदूत में हम भी आज टुपैक को याद करेंगे, आपको बताएंगे टुपैक की कहानी क्या थी, उनका कत्ल कैसे हुआ और उनका केस दोबारा क्यों खुला, और ये भी जानेंगे कि अमेरिका की राजनीति में हिप हॉप का इस्तेमाल होता कैसे है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। टुपैक अमारू शकूर, ये उनका पूरा नाम था। इनके गानों में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार था, सोशल जस्टिस की बात थी। इसलिए भी ऐसा था क्योंकि वो एक पॉलिटिकली अवेयर आर्टिस्ट थे और इस अवेयरनेस का बड़ा क्रेडिट उनके माता पिता को जाता है। टुपैक की मां अफेनी शकूर और उनके पिता बिली गार्लैंड दोनों ही ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य थे। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। ब्लैक पैंथर्स की स्थापना 1966 में कैलिफोर्निया में हुई थी। शुरुआत में इसका मकसद ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ होने वाली पुलिस वायलेंस को रोकना था। ब्लैक पैंथर्स ऐसे केसेस को ट्रैक किया करते थे जहां पुलिस ने सिर्फ काले होने के चलते लोगों को टारगेट किया हो। फिर पार्टी का रुख धीरे धीरे बदला और बंदूक रखने को उसने आत्मरक्षा से जोड़ लिया, वायलेंट हो गए। कई हिंसक प्रदर्शनों में ब्लैक पैंथर्स का नाम आया और पार्टी अपनी विचारधारा मैल्कम एक्स से जोड़ने लगी। कई वामपंथी लीडर भी ब्लैक पैंथर्स का हिस्सा थे। टुपैक के माता पिता पार्टी में बहुत एक्टिव रहते थे, इसलिए टुपैक की परवरिश उसी माहौल में हुई। 1984 में जब टुपैक करीब 13 साल के थे, उनका परिवार न्यूयॉर्क से बॉल्टिमोर गया। ये ईस्ट कोस्ट पे ही है। बॉल्टिमोर में टुपैक ने पहले रोलन पार्क मिडिल स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की। पढ़ाई में टुपैक का मन खास लगा नहीं, इसलिए उन्हें बॉल्टिमोर स्कूल फॉर द आर्ट्स भेजा गया।
और यही वो जगह थी जहां टुपैक के अंदर का कलाकार पहली बार सामने आया। यहाँ टुपैक ने एक्टिंग सीखी, शेक्सपियर के नाटक खेले, स्कूल के थिएटर में हिस्सा लिया और इसी स्कूल में टुपैक की दोस्ती जेडा पिंकेट से हुई, जो आगे चलकर हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हुई। दोनों बहुत क्लोज थे और टुपैक ने जेडा के नाम पर कविताएं भी लिखी थी। स्कूल में ही टुपैक पढ़ाई के साथ रैप भी लिखते थे और अपना रैप लिखकर दोस्तों को सुनाते थे, उनसे राय लेते थे। फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लिया और वो जीतने लगे। बॉल्टिमोर से वो कला सीख रहे थे और घर में उन्हें समाज को देखने समझने का नज़रिया बताया जा रहा था और इन्हीं बातों को फिर टुपैक अपने गानों में लिखने लगे। रैप के कॉम्पिटिशन्स तो जीत ही रहे थे, लेकिन 1988 में जब उनकी उम्र करीब 17 साल थी, उनका परिवार बॉल्टिमोर को भी छोड़ता है और कैलिफोर्निया जाता है, क्योंकि पैसों की बड़ी तंगी थी। कैलिफोर्निया में, जैसे हमने बताया, पैसों की तंगी थी तो एक बड़े गरीब इलाके में रहने लगा, जबकि वो एक अमीर सूबा है। कैलिफोर्निया में उन्हें गरीबी की हकीकत समझ में आई। उम्र भी होने लगी थी तो देखने लगे, समझने लगे, मैच्योर हो रहे थे। 1988 में उन्होंने MC न्यूयॉर्क नाम से रैप करना शुरू किया और पहली बार अपना गाना रिकॉर्ड किया, जो लोगों को पसंद आया। संयोग यह हुआ कि टुपैक का एक गाना उनकी स्कूल टीचर के पास पहुंच गया और ये टीचर थी लीला स्टाइनबर्ग, जो उन्हें पोम पढ़ाया करती थी। आगे चलकर टुपैक की मैनेजर हो गई। स्टाइनबर्ग के जरिए टुपैक की मुलाकात डिजिटल अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से हुई और अब टुपैक उन्हीं लोगों के साथ में हैंग आउट करने लगे, काम भी करने लगे। लेकिन अभी भी टुपैक का उरूज आया नहीं है। वो इन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ मिलकर बैक स्टेज काम करते थे, कुछ एक मौके पर डांस कर लिया करते थे, लेकिन 1991 में उनको ब्रेक मिला जिसका उनको इंतज़ार था। डिजिटल अंडरग्राउंड के गाने सेम सॉन्ग में टुपैक को रैप का मौका मिला और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। गाना हिट हो गया। सेम सॉन्ग की सक्सेस के बाद टुपैक खुद के गाने बनाना चाहते थे, अपनी कहानी सुनाना चाहते थे, इसलिए उसी साल उन्होंने खुद के एल्बम पर काम शुरू किया। नवंबर में पहला सोलो एल्बम भी आया, टुपैकलिप्स नाउ। एपोकलिप्स का टुपैकलिप्स उन्होंने किया, टुपैकलिप्स नाउ। इसमें टुपैक ने उस अमेरिका के बारे में रैप किया जिससे उन्होंने खुद देखा था, खुद जिया था। गरीबी, पुलिस की ज़्यादती, ब्लैक कम्युनिटी का जो संसार है और सिस्टम के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा पनप रहा है, ये सब उनकी आवाज़ का हिस्सा बना। ये एल्बम बिलबोर्ड 200 पर 63वें नंबर तक पहुंचा। अच्छा नंबर है फॉर अ यंग आर्टिस्ट और पहला सोलो जिसका है, बाद में गोल्ड रिकॉर्ड भी बना। इस एल्बम का सबसे चर्चित गाना था ब्रेंडा's गॉट अ बेबी। इसमें टुपैक ने 12 साल की, ब्रेंडा उसका नाम होता है, उस लड़की की कहानी सुनाई है जो प्रेग्नेंट हो गई है और फिर बिना अबॉर्शन के उसको ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उसका स्ट्रगल इस गाने में बताया गया है और ये गाना बड़ा फेमस हुआ क्योंकि ये जहाँ जहाँ अभाव होता है वहाँ की कई लड़कियों की ये कहानी थी। 1993 में टुपैक का दूसरा एल्बम आता है। इसके हॉलर इफ यू हियर मी गाने में पुलिस की नस्ल भेदी टिप्पणियों पर बात की गई। इसके बाद 1995 में आया मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। इसके डियर मामा गाने में उन्होंने अपनी माँ की स्ट्रगल की कहानी सुनाई। फिर 1996 में उनका एल्बम आता है ऑल आइज ऑन मी और ये उनका आखिरी एल्बम बन जाता है। 1996 में टुपैक 25 साल के थे और फिर इसी बरस सितंबर महीने में वो तारीख आती है जिस रात टुपैक का कत्ल हुआ। 7 सितंबर 1996 की रात टुपैक लास वेगस में थे और वहाँ अपने दोस्त सूज नाइट के साथ वो मशहूर बॉक्सर माइक टाइसन का गेम देखने पहुंचे थे, फाइट। मैच के बाद टुपैक के साथियों की एक दूसरे गैंग से जुड़े लोगों के साथ झगड़ा हो गया और इस झगड़े में टुपैक ने ऑर्लैंडो बेबीलन एंडरसन नाम के शख्स को पीट दिया। एंडरसन साउथ साइड कॉम्पटन क्रिप्स नाम के गैंग से जुड़ा हुआ था। उसने टुपैक से मार खाने के बाद ये खबर अपने गैंग के लोगों के पास पहुंचाई। अब इन्होंने क्या किया, फाइट के बाद टुपैक और उनके साथी फाइट क्लब से एक नाइट क्लब जा रहे थे जहां टुपैक को परफॉर्म करना था। रास्ते में लेकिन उनकी गाड़ी रोक ली गई। एक सफ़ेद रंग की गाड़ी पहुंचती है और उस गाड़ी के अंदर से गोलियां चलती हैं। टुपैक को 4 गोलियां लगती हैं। हमलावर जो होते हैं कुछ ही सेकंड में अपनी कार वहां से लेकर चले जाते हैं। 6 दिन तक टुपैक हॉस्पिटल में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन 13 सितंबर 1996 को सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये था कि गोलियां चलाने वाला कौन था। 3 दशक तक इस सवाल का जवाब अदालत में स्थापित नहीं हो पाया। पुलिस को लंबे समय तक शक था कि ऑर्लैंडो एंडरसन ही शूटर होगा, क्योंकि उसी रात टुपैक के साथ उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन एंडरसन ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया और 1998 में एक और फायरिंग इंसिडेंट में इसकी भी जान चली गई, यानी वो कभी अदालत में आकर अपना पक्ष रख नहीं पाया।
बाद में पुलिस ने बताया कि उस रात गाड़ी में एक नहीं 4 लोग थे और उन 4 में से एक व्यक्ति ऑरलैंडो एंडरसन का चाचा भी था, जिसका नाम था डुआने डेविस। आज भी जीवित है। डेविस ने हमेशा अपने आप को बेगुनाह बताया, पर डेविस ने एक गलती कर दी कि उसने अपनी किताब और कुछ इंटरव्यूज में उस रात को डिस्क्राइब कर दिया। 2019 में उसकी किताब कॉम्पटन स्ट्रीट लेजेंड में खुद बता दिया उसने कि उस रात गाड़ी में वो था जिससे गोलियां चलाई गई थी। अब इस बुनियाद पर फिर से केस ओपन हुआ है और डेविस के वकील कह रहे हैं कि वो किताब तो डेविस ने खुद नहीं लिखी, किसी से लिखवाई है, उसमें लिखी बातें उतनी एक्यूरेट भी नहीं है। अब डेविस की समस्या ये है कि ये बात उसने सिर्फ किताब में नहीं लिखी है, अपने इंटरव्यूज में भी कही है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि अगर डेविस ने गोली नहीं चलाई तो वो ये तो बता दे कि किसने चलाई थी। बीबीसी लिख रहा है कि अब जब केस फिर से खुला है तो कुछ मशहूर हस्तियां इस केस में गवाही देने आएंगी। कौन गवाह बनने वाला है इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 30 साल पहले हुई हत्या फिर से चर्चा में तो आ गई है। इस केस का जो भी अपडेट होगा वो और आपको राजदूत में मिल जाएगा। अभी हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की राजनीति में कैसे हिप हॉप का इस्तेमाल होता है, जो कि कारण बना है इस एपिसोड का कि हम टुपैक की बात क्यों कर रहे हैं। हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स ने इन आर्टिस्ट को अपना करीबी बनाया क्योंकि यही पार्टी गरीब और पिछड़े लोगों की या ब्लैक्स की आवाज होने का दावा करती है। इसलिए डेमोक्रेट्स की जब रैलियां होती हैं आपको खूब ब्लैक रैपर्स मिलेंगे, जैसे मेगन थी स्टालिन, अटलांटा में कमला हैरिस के साथ उन्होंने प्रचार किया था। कार्डी बी ने 2020 और 2024 वाले चुनाव में डेमोक्रेट्स का समर्थन किया था। एमिनेम जैसे फेमस रैपर ने भी मिशिगन में खुलेआम ओबामा के लिए समर्थन मांगा था। एमिनेम एक वाइट आर्टिस्ट हैं, लेकिन रैप की दुनिया का जो प्रतिनिधि रंग है वो काला है। रैप आर्टिस्ट की कई बातों का असर लंबे वक्त तक अमेरिकी लोगों के दिमाग में रहता है, कम से कम पॉप कल्चर में तो वो डिस्कस होता रहता है। तो ट्रंप ने इस स्ट्रेटेजी को फिर समझा और लपक लिया। भले ही मागा का एक धड़ा ये कहकर रैपर्स का विरोध करता रहे कि ये लोग ड्रग प्रमोट करते हैं, गन कल्चर प्रमोट करते हैं, पुलिस के खिलाफ वायलेंस के लिए उकसाते हैं, लेकिन ट्रंप ने किसी को नहीं सुना, इवन मागा में भी। 21 जुलाई 2024 को न्यूयॉर्क टाइम्स में इनसाइड द गैंगस्टर इमेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप शीर्षक के साथ एक लेख छपा। इसमें बताया गया कि ट्रंप ने अपने कैंपेन में हिप हॉप कल्चर को अपनाने की पूरी कोशिश की थी या अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की थी। उनकी रैलियों में हिप हॉप बजता था। जो रैपर्स ट्रंप को समर्थन देते थे उन्हें ट्रंप के घर मार-आ-लागो में बुलाया जाता था, फ्लोरिडा में जो घर है। अखबार ने यह भी लिखा कि ट्रंप ने ऐसी सीटों पर जहां ब्लैक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं वहां अपनी इमेज एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश की जो सिस्टम से परेशान है, जानबूझकर जिसे टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप इसके लिए अपने ऊपर लादे गए केसेस का जिक्र करते और बताते कि डेमोक्रेट्स की सरकार ने कैसे उन्हें परेशान किया, फिर भी वो हार नहीं मानते। यही छवि हिप हॉप में बेची भी जाती है कि एक व्यक्ति जो सिस्टम से परेशान है, आउटसाइडर है, वो कैसे कानून में विश्वास खोता है और अपने बूते पर फिर कुछ अचीव करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जब ट्रंप पर अटलांटा में केस दर्ज किया गया तो उनके प्रवक्ता ने उनके काफिले का वीडियो डालकर गैंग गैंग लिखा था। ये हिप हॉप स्लैंग है। जुलाई 2024 में जब ट्रंप पर गोली चली तो मुट्ठी भींचकर वो खड़े हुए थे। ट्रंप की उस तस्वीर का इस्तेमाल रैपर 50 सेंट ने अपने एल्बम गेट रिच और डाई ट्राइन में किया था, उसे कवर पे लगाया था। इससे भी ट्रंप के कैंपेन का हिस्सा माना गया था। फिर ट्रंप ने रैपर्स के साथ अपना रिश्ता भी मजबूत किया है। अ ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट, मास्टर पी और आइस क्यूब जैसे आर्टिस्ट ने अपने गानों में ट्रंप का खूब नाम लिया है, इसलिए ट्रंप ऐसे आर्टिस्ट के साथ में मिलते रहते हैं। 2016 के चुनाव में ट्रंप ने कान्ये वेस्ट को ट्रंप टार बुलाया था और चुनाव के लिए समर्थन मांगा था। उसके बाद लिल पम्प ने ट्रंप को समर्थन दिया। दूसरी तरफ स्नूप डॉग, जो 2020 में ट्रंप के दुश्मन माने जाते थे, वो भी ट्रंप के समर्थक बने और ट्रंप ने भी इन रैपर्स को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लिल वेन, कोडेक ब्लैक जैसे रैपर्स को पार्डन दिया, माफ़ी दी, जबकि दोनों पर ही अवैध रूप से हथियार रखने के मामले दर्ज थे, क्रिमिनल केसेस। ट्रंप ने पार्डन किया ताकि हिप हॉप वाली जो कम्युनिटी है, गाने वाली भी सुनने वाली भी, उसकी नज़र में वो सही साबित हो सके, उनका समर्थन ले सके। मई 2024 में ब्रॉन्क्स की रैली में शेफ जी और स्लीपी हेलो, ये 2 रैपर्स हैं, उनको मंच पर बुलाया गया, जबकि दोनों के ऊपर क्रिमिनल केस तब चल रहा था। फिर भी ट्रंप ने बुलाया स्टेज पर। क्यों? क्योंकि इस सीट पर ब्लैक्स की आबादी 28 से 30% है। यानी राजनीति में भी हिप हॉप का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से वहां पे होता है। कई आर्टिस्ट नेताओं के लिए कैंपेन सॉन्ग्स बनाते हैं, कई खुलकर समर्थन देते हैं। रही बात टुपैक की लेगेसी की, तो आज भी अमेरिका में कुछ आर्टिस्ट बचे हैं जो सामाजिक मुद्दों पर गाने बना रहे हैं। जे कोल हैं, किलर माइक हैं। किलर माइक तो 2024 में अपने एल्बम के लिए ग्रैमी भी जीते थे। रहा सवाल टुपैक की जो प्रेरणा हिंदुस्तान में आर्टिस्ट ने ली है, तो उसके बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारत ने टुपैक से गाड़ियाँ,
गन्स, गैंग्स और गुस्सा तो सीख लिया, लेकिन टुपैक की राजनीतिक चेतना को थामने से वो कतराता रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्टिस्ट ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, वही अपना फ़ायदा देख रहे हैं। दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि जो कलाकार असहमति की आवाज़ बने भी, उनके साथ कितने फ़ैन खड़े हुए जब उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा और फिर उनके पीछे पूरा सिस्टम पड़ा। इसी नोट पर हम आज का राजदूत कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया है और तौफीक ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगाम।